बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली इजलास ने पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई, जबकि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए कहा कि भारतीय जारियत के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब ने फ्रंट से लीड कर मिसाल कायम कर दी है। भारत ने सिंतास मुआहदे और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए चनाब का पानी भी रोक दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली इजलास ने पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। देखिए जी, ये तो एक कशीदगी है जी पूरे खित्ते में, लेकिन जो मोदी सरकार है उनको एक प्रॉपर शटअप कॉल आई है तमाम दुनिया की तरफ से। शटअप कॉल सही कि आप किसी किस्म की जाहिरियत से बाज रहें। तो वो अब इस तरह की जो छोटी छोटी हरकतें हैं कि पानी बंद कर दिया, ये वो सारा कर रहे हैं। प्रॉपर शटअप कॉल आई है। और उनके अब तो ये सूरत हाल है कि उनके जो वहाँ पे अरकान पार्लियामेंट हैं और उनके जो मुंतखब अरकान हैं, उन्होंने भी वहाँ पर वो जो राफेल तैयारे हैं उनका प्लास्टिक के छोटे छोटे राफेल तैयारे उठा के वो मजाक उड़ा रहे हैं उनका, ठीक है, कि भाई ये राफेल तैयारे आपने किस लिए रखे हुए हैं। तो वो बिल्कुल जो है वो फारिग हो गए, सवाए इसके कि कोई दहशत गर्दी का हमला करें या ये है कि वो इस सूरत हाल में जाएं जहाँ पर ज़ेलेंस्की फंसे हुए हैं। या और अब अगर आप जो इंडियन मीडिया की आप सूरत हाल देखें तो वहाँ आपको जो है वो ये नज़र आ रहा है कि वो दिफाई मशकें कर रहे हैं। मतलब हमला तो छोड़ दें, अब वो उनके यहाँ जो है वो ये शुरू हो गया है कि हम पे हमला होने वाला है, तो 7 तारीख को मुकम्मल तौर पे कई रियासतें बंद हो जाएंगी। कल जो है वो फिरोजपुर कैंट में उन्होंने कैंटोनमेंट में रात को ब्लैकआउट कर दिया। मतलब अभी उन पे हमला होने वाला है। यानी वो हमले से बचाव के लिए तदाबीर लोग घरों में पूरे भारत में उन्होंने अजीब ट्रक की बताई, यानी हमला उन्होंने पाकिस्तान पे करना था और वहाँ पर अब जो है वो मशकें शुरू हो गई। 30 स्लाइड ज़रा दिखाएं। सिक्योरिटी ड्रिल एडवाइजरी टू स्टेट्स फॉर 7 मई से, ठीक है ना, अगर हॉस्टाइल अटैक हो भारत पे तो वहाँ पर क्या करना है आपने। अब ये शुरू हो गया वहाँ पे, यानी बचाव की तदाबीर। ये नहीं कि हमला करना है उसको छोड़ दें आप। अब वहाँ ये शुरू हो गया है कि भाई अगर हमला हो जाए 34th मिनिस्ट्री उनकी जो है वो ये कह रही है 34th के तमाम भारत जो है वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि ये बचाओ, मतलब खंदकों में घुस जाओ, ब्लैकआउट करो, पाकिस्तान हमला कर दे तो क्या करना है, उस सूरत में क्या करना है। ये 35th है द हिंदू, यानी अजीब होम मिनिस्ट्री है। राजनाथ सिंह पता नहीं क्या हुआ है इनको, अचानक इनका दिमाग जो है वो मतलब मैं कोई बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन वो पूरे भारत में उन्होंने 7 मई से ये कहा है कि अपने आप को बचाने की ड्रिल शुरू करो, मशकें शुरू करो पूरे भारत में। हमला छोड़ दें, हमला वो टिल फर्दर ऑर्डर। खबरदार जो कुछ किया मोदी का मैसेज आ गया है पूरी दुनिया की तरफ से। और अब वो अपने बचाने के लिए, यानी अब इस पे क्या बात की जाए। अब मैं देखें फॉल्स फ्लैग का पहले एक उनका मामला चल रहा है, अब मुझे डर ही लग रहा है अपने कुछ 8-10 जहाज ही ना अपने ऊपर गिरा लें। तो ये कर सकते हैं ना भाई। अब यानी ये क्या बात हुई, यानी अब तो ये फॉल्स फ्लैग हो सकता है ना कि अपने ऊपर जहाज गिरा लें, या ये कहें कि ये जो है ये पता नहीं क्या करेंगे। मतलब अपने पूरे मुल्क में हिजान वबा किया हुआ है कि खंदकों में घुस जाओ, ब्लैकआउट कर दो। और एक तमाशा सा लग गया है पूरे में। NDTV में अभी देखें 30 सेकेंड, ये जो है ये 1971 के बाद पहली दफ़ा सेंटर जो है वो कह रहा है कि तमाम रियासतों में और जम्मू कश्मीर में मतलब हमला होने वाला है भारत पे भाई। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया 33rd फिरोजपुर कैंटोनमेंट कंडक्ट्स ब्लैकआउट ड्रिल, ये उनका जो फिरोजपुर वहाँ पर वो जनाब ब्लैकआउट रात को था। रात भर वो छुपे लोगों को छुपा दिया, खंदकों घुस जाओ, घरों में जो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या मामला हुआ है। एक तो मुझे पता है कि शटअप कॉल, वो तो अंदाज़ा है, मगर ये उसके बाद अपने लोगों को हिजान में क्यों बपा कर रहे हैं। हिजान बपा है पूरे भारत में इस वक्त। यानी हम पे यहाँ हमला होना है तो यहाँ एक सुकून है, ठीक है, चौकस है,
फ़ज़ाइया चौकस है, सारे चौकस हैं बिल्कुल। फ़ज़ाइया, आर्टिलरी, आपकी स्पेस, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी नेवल फोर्सेस सारे तैयार हैं, और कौम पूरी। वहाँ इन्होंने कौम को ही जाने में वाह कर दिया। चुन चुन के उन्हीं की तरफ से आया है ना, चुन चुन के छुप जाओ, चुन चुन के छुप जाओ। लोग कह रहे हैं भाई क्या, चुन चुन के नीचे, मेज़ के नीचे घुस जाओ, चुन चुन के बत्तियां बुझा दो। मतलब अजीब तमाशा है। देखिए बात ये सारी, ये तो जो सिलसिला है ना वो चलता रहेगा, लेकिन शिकस्त फाश जिस चीज़ को हुई है ना, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मेरा ख्याल है उसमें से भारतीय अवाम मजमूई तौर पे अब इसमें से निकलेंगे। और वो दो जगहों पे आज से 100 साल पहले, रफली आगे पीछे मिलाएं तो 100 साल पहले जो है वो दो शिद्दत पसंद तहरीकें, इंतहा पसंद तहरीकें जन्म लेती हैं। एक तरफ तहरीक जन्म लेती है जो कि सेहूनी तहरीक है, ठीक है, ज़ायनिज़्म। और वो ज़ायनिज़्म की जो तहरीक है वो खून में लथड़ी हुई तहरीक है। यानी वो वहाँ पर खून बहाते हैं फ़लस्तीनियों का भी, और साथ ही वो बरतानिया जिसने उनसे कहा था कि आ जाओ भाई यहाँ बैठ जाओ आके, वो उस बरतानिया का भी खून बहाते हैं। ये मैं दोबारा न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रहा हूँ 1947 का 45th स्लाइड। ये इर्गन के इलाके में ये धमाके कर रहे हैं लोगों को। 11 अरब्स, 2 ब्रिटन, मिसाइल थ्रोन फ्रॉम टैक्सी इन जेरूशलम, रिफ्ट इन जूइश एजेंसी, ये उनकी सारी, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, ये 44th, ये जनाब एल्स पे रेल उड़ा दी इन्होंने, ठीक है। और ये मतलब है ये एक दहशत गर्द तंजीम की सूरत से, एक तो है ना आपके ज्यूज़, एक है ज़ायनिस्ट। इनमें फ़र्क करना बड़ा ज़रूरी है। ज़ायनिज़्म यानी इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद। देखिए ये शिद्दत पसंद जो है ना, ये हर मज़हब में आपको, या जो मज़हब में नहीं भी होते यानी एथिस्ट हैं, उनके अंदर भी आपको शिद्दत पसंदी नज़र आती है। और ये शिद्दत पसंदी आपको जो ज्यूज़ में नज़र आती है वो ज़ायनिज़्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जो क्रिश्चियनिटी में नज़र आती है वो भी ज़ायनिज़्म उसको कहते हैं, या आप जो भी उसको काम, यही जो है ये इस्लाम में भी नज़र आती है आपको। शिद्दत पसंदी, कुफर के फतवे बांटे जा रहे हैं, ये हो रहा है सारा, वो हो रहा है, जिससे पाकिस्तान कम से कम बड़ी हद तक काफ़ी हद तक निकल गया है। और तो वहाँ पर सहूनियत जन्म ले रही है, और एक सहूनी रियासत बनाने की बात हो रही है। और वो जो है वो ये 46 2014 का एक आर्टिकल है फॉरेन पॉलिसी का 2014 का, हाउ ज़ायनिस्ट एक्सट्रीमिज़म बिकेम ब्रिटिश स्पाइस बिगेस्ट एनिमी। अच्छा, अब बात ये सारी कि ये तो जब वो वहाँ जन्म ले रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम वहाँ पे जन्म ले रही है, और उसी दहशतगर्द तंजीम से फिर वाबस्ता शख्स जो है बेंगोरियन, वो उनका पहला वज़ीर आज़म बनता है, और उसी के नाम पे एयरपोर्ट का नाम रखा जाता है। और वो एयरपोर्ट जिसका अभी हम तज़किरा करेंगे, जिसके ऊपर मिसाइल गिराएँ हुतीज़ ने। लेकिन जहाँ पर वो तहरीक जन्म ले रही है, तो यहाँ पर बर-ए-ज़ग़ीर पाक व हिंद में जहाँ पर आज़ादी की तहरीक चल रही है, आज़ादी की तहरीक, एक हुर्रियत पसंदी की, आज़ादी की तहरीक चल रही है, तो यहाँ पर उसी दौर में एक और जनाब एक सोच परवान चढ़ती है, और वो जो है वो हिंदुत्व की सोच है। अच्छा, ये एक तो हिंदू मज़हब है ना, उस बेशुमार लोग हैं उसमें, नहीं, वो हिंदुत्व है, वो एक्सट्रीमिज़म है। और ये जो इनके साहब जो मौसूफ, जो कि ज़वाकार, ये जो हैं, ये सवारकर जो हैं, ये बरतानिया जाते हैं। बरतानिया जाने के बाद वहाँ पर ये गांधी जी से भी इनकी मुलाकात होती है। फिर उसके बाद ये वहाँ पर एक बंदा मदन लाल धिंगरा, उससे मुलाकात करते हैं, जो इंपीरियल कॉलेज में वहाँ पर मूवीज़ वगैरह भी बड़ी बनी है और प्रोपेगेंडा, लेकिन वहाँ पर मुलाकात करते हैं। और वो फिर जाके वहाँ पे एक
ब्रिटिश ऑफिसर का मर्डर कर देता है लंदन में इनके उकसाने पे, सही, इसके उकसाने पे, ठीक है। और फिर ये वापस इसको तलाश कर रही है, वहाँ पे पुलिस बरतानिया की, फ्रांस की, आगे पीछे दाएं बाएं, फिर गिरफ्तार करके यहाँ भेजा जाता है। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हैंड्स एंड ग्लव हैं, बिल्कुल ऐसे बरतानिया के साथ, ये बरतानिया के साथ मिले हुए हैं, सही, ये ध्यान में रखें, ये बरतानिया के साथ मिले हुए हैं। ये आज़ादी के लिए, ये 1947 की आज़ादी तक इनकी कोई लड़ाई नहीं है बरतानिया से, बल्कि जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं लोग, ये उनसे बिल्कुल अलग थलग अपने आप को एक अलग सोच में है, जो सोच इनकी आगे जाके फिर आज जो नफ़रतों के बीज बोए हुए हैं अपने, वो आपको नज़र आते हैं। तो सवाकर, अब ये जो है उसके बाद ये वहाँ पर, ये वहाँ से भेज दिया जाता है इनको गिरफ्तार करके, और यहाँ आते हैं, यहाँ पे ट्रायल होता है, वहाँ पर ट्रायल होता है, 50 साल की सज़ा हो जाती है। फिर ये माफ़ी लिखते हैं जॉर्ज पंजम को, ये किंग जॉर्ज को ये माफ़ी लिखते हैं, लेकिन वो तय होता है मामला। तो ये वापस आते हैं, वापस आने के बाद मौसूफ को काला पानी भेज दिया जाता है। पहले हम डिटेल में बात कर चुके हैं, काला पानी के वो जो थे अंडमान और निकोबार वहाँ पे भेज दिया जाता है, वहाँ पे दूसरा माफ़ीनामा लिखते हैं और तीसरा माफ़ीनामा लिखते हैं, फिर इनको एक जगह जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। और फिर जो है ये वहाँ जब ये आ जाते हैं मौसूफ, तो आने के बाद जो है वो यहाँ पर फिर ये 1922 में ये सामने लेकर आते हैं जो फर्स्ट स्लाइड है, ये हिंदुत्व, हु इज़ अ हिंदू, हु इज़ अ हिंदू। ये नए सिरे से फिर ये मज़हब बताएंगे लोगों को कि हिंदू होता क्या है। सही, अच्छा, वो गांधी जी, वो सारी जो एक मज़हब सदियों पुराना या हज़ारों साल पुराना है, अब ये बताएंगे कि ये हिंदू होता क्या है, ठीक है, हु इज़ अ हिंदू। और उसके बाद जो है ये उसकी तारीफ़ करेंगे, यानी तारीफ़ से मुराद ये कि उसको डिफ़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद ये 1922 में ये पेपर लेकर आ जाते हैं सामने, और फिर उसके बाद ये आरएसएस कायम होती है 1925 में। और उसके बाद जिस तरह ये उसने वहाँ पे इस बंदे ने मदन लाल धिंगरा को कहा था कि कत्ल कर दो ब्रिटिश ऑफिसर का, 40 साल बाद उसी तरह से ये नथुराम गोडसे को कहते हैं कि महात्मा गांधी को कत्ल करो, और नथुराम गोडसे जो है वो वहाँ पे हीरो बनता है। आज का वो हीरो है, यानी जो गांधी का कातिल है वो आज मोदी सरकार का हीरो है। आरएसएस जन्म लेती है, और आरएसएस जो है वो कहीं पर नज़र नहीं आती, कहीं नज़र नहीं आती ये, बल्कि उसके बाद ये इनको बंगला मिलता है वहाँ पे नतनगरी में। जब ये वापस आ जाते हैं ना, माफ़ी वाफ़ी मांग के, वो काला पानी से भी वापस आ जाते हैं, वो साउथ में नतनगरी स्टेट में, वहाँ पर ये घर पे इनको कैद कर दिया जाता है, बंगला, और 60 रुपये महीना ये बरतानवी सरकार से मौसूल करते रहते हैं। और उसके बाद ये एक इनकी किताब आती है सामने, और ये वहाँ पे उसके बाद ये बीज बोते हैं हिंदुत्व का, और ये जहर घोलने का बीज बोते हैं। और 40 साल के बाद ये नथुराम गोडसे को यही फिर प्रोवोक करते हैं कि जाके गांधी को मार दो। फिर ये पकड़ा जाता है बंदा, फिर सज़ा होती है। जिस दिन आज़ाद होता है, आज़ादी मिलती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, तो जो पहला स्टेप लिया जाता है इंडिया की तरफ से वो ये कि इस तहरीक के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है 4 दिन की। और फिर जब गांधी जी का कत्ल हो जाता है तो उसके बाद फिर पाबंदी लगती है, फिर पाबंदी लगती है। तो जराइम पेशा अनासिर जो कि आगे जाके जिनका हीरो है, आप सोचें ज़रा, तसव्वुर करें कि अमेरिका में वो हीरो बन जाए जो इब्राहिम लिंकन को जिसने कत्ल किया। यानी आप किसी मुल्क में तसव्वुर करें कि जो फाउंडिंग फादर्स में से, इब्राहिम लिंकन फाउंडिंग फादर्स में से नहीं थे, लेकिन बहरहाल आप सोचें कि जो फाउंडिंग फादर्स में से या बड़े, उनका जो कातिल है वो हीरो, और फिर आप पूरी तारीख लिखना शुरू कर दें कि जी ऐसे नहीं होता, ऐसे होता। तो ये कोई जो जहर घोला गया इतने सालों में, तो 2 नज़रियात की एक साथ मौत हो रही है, एक ज़ायनिज़्म की और एक हिंदुत्व की। एक हज़ारों साल पुराना मज़हब, उसके मानने वाले, प्यार मोहब्बत से रहने वाले मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, सब कुछ दुनिया का बड़ा,
और उसको एक छोटा सा एक होता है ना, वो बिल्कुल इंतहा, मैंने कहा हर मजहब में होते हैं और एथिस्ट बुद्ध भी हैं, बुद्धिस्ट जो हैं वो जो कर रहे हैं इस वक्त रोहिंग्या मुसलमानों के साथ, हर मजहब में होते हैं या मजहब के नाम पे कर रहे होते हैं। लेकिन ये इन्होंने पूरा बिगाड़ दिया उसको। ये स्टार्ट हुआ जो उस दिन से, यानी पहले तो पहले रहा था। आर्मी चीफ ने तो पहले बात की थी ना जी। आर्मी चीफ की तरफ से तो पहले बात आई थी कि 2 कौमी नजरिया और कश्मीर के हवाले से। ये तो एक पहले से ही एक हिंदुत्व की रियासत उसको बना के बैठ गए थे, ठीक है, जहां पर हीरो जो है वो गांधी जी का कातिल है और एक जायनिस्ट तंजीम है, ठीक है, जायनिस्ट कहा जाए या इसको टेररिस्ट कहा जाए, जो भी कहा जाए। और ये जो है ये तो इन दोनों की तो अच्छा, फिर उसके बाद एक फर्जी उधर वो जनाब ग्रेटर इसराइल का नक्शा लाते हैं सामने। ज़ायनिस्ट जो हैं उनके जहन में क्या है कि ग्रेटर इसराइल होगा, ग्रेटर इसराइल होगा। अब उनसे कोई पूछे ग्रेटर इसराइल क्या, तो वो कहेंगे कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का होगा, या उन्होंने फिर एक नया बना लिया कि अच्छा वो तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो बादशाहत थी उस दौर क्या था। अच्छा, अब उसका तो वो फिर उसके बाद ये दूसरा बना लिया ग्रेटर इसराइल, उसमें शाम भी है तो इराक भी है तो सऊदी अरेबिया भी है तो इजिप्ट भी है तो ये भी है वो भी है, वो सारा बना लिया, जॉर्डन बीच में, ये ग्रेटर इसराइल बन गया। इधर बिल्कुल उसी, मैंने कहा ऐसे पैरेलल ड्रॉ करें आप और आज की दुनिया तक आ जाएं आप पैरेलल। और ये जो क्लोजर होता है ना प्रोजेक्ट्स का, तो ये इस तरह से होता है कि इस तरह से ये ख़त्म होते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो उधर ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट बन रहा है, इधर अखंड भारत है कोई चीज़। अच्छा, अखंड भारत, अब वो क्या है अखंड भारत, किसी को नहीं पता। मतलब एक ये जो मोदी जी ने वहाँ पर एक पार्लियामेंट में भी एक नक्शा वक्शा बना के लगाया हुआ है, वो किसी को नहीं पता ये अखंड भारत क्या है। अखंड भारत जो है, अच्छा उस ज़माने में जाहिर है कि कोई ऐसा सच तो कोई मतलब नासा या कोई गूगल मैप्स ऐसा तो नहीं था, तो वहाँ जाकर शायद वो रियासतों में ये होता था कि वो यानी कौन सी रियासत कहाँ तक थी, तो उसके लिए शायद वो पत्थर या सिक्के या कोई इस तरह की चीज़ें वहाँ जाके तलाश करते हैं आसार कदीमा के जो माहिरीन हैं, कि वो तलाश करें कि अच्छा यहाँ तक इस राजा की, महाराजा की, बादशाह की, किसी की जो है वो नवाब की यहाँ तक जागीर थी, यहाँ तक ज़मीन हुआ करती थी। तो वो जो भी समझ में आया वो एक नक्शा बना लिया। अब वो पूछा कि भाई ये नक्शा किस दौर का है, उन्होंने कहा ये अशोका दौर का है। तो अशोका दौर में तो ये नहीं था, अशोका एम्पायर में तो ये नक्शा ही नहीं था। उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें अफगानिस्तान भी है, ये अखंड भारत ना, इसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, तिब्बत, थाईलैंड, इसमें जो है वो भूटान, इसमें श्रीलंका को भी डाल दिया, इसमें बर्मा भी है, इसमें मतलब सारे मिला के बहुत बड़ा और जनाब ये एक अखंड भारत है जो कभी तारीख में रहा ही नहीं, ना अशोका के दौर में, ना कोई मौर्य दौर में, ना किसी दौर में वो रहा ही नहीं इस शक्ल में। देखिए आप कहीं चले जाएं तो आपको ये अखंड भारत नामी कोई जगह समझ नज़र नहीं आएगी। इनसे पूछा कि भाई आपने ये, अच्छा नेपाल भी उसमें है, भूटान, मतलब सारे मुल्क। अब जनाब इनसे पूछा कि ये जो नक्शा आप लगा रहे हैं पार्लियामेंट में ये किस दौर का है, तो इनकी तरफ से वजारत खारजा ने कहा कि ये जी अशोका दौर का नक्शा है। अब वो चैलेंज कौन करे, पूछे कौन इनसे कि भाई अशोका दौर में ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं था, ऐसे था। अगर ये नक्शा किसी दौर का लगता है तो ये तो औरंगजेब के दौर का लगता है। अच्छा ये हकीकत है, ये हकीकत है। अगर ये नक्शा किसी दौर का लगता है तो औरंगजेब आलमगीर की सल्तनत का लगता है। मैं उस बहस में जाना ही नहीं चाह रहा। बहरहाल ये नक्शा किसी दौर में कोई अखंड भारत, ना अशोका दौर, ना किसी दौर का ये है ही नहीं नक्शा। इन्होंने बहरहाल ये वजाहत की कि जी अशोका एम्पायर है। अच्छा अब बात ये सारी कि मैं यहाँ पर जिस बात पे, अब देखिए ना, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि 2 पैरेलल्स हैं। एक है ज़ायनिज़्म और साथ उसके उसी दौर में मैंने कहा 60 रुपये माना ये बंदा बरतानिया से लेता था और बंगले में रहता था, और फिर उसके बाद वो सज़ा वज़ा करवा कर वो के माफ़ी वाफ़ी मांग के वो सारी वो कहानी निकल गई। और ये बंदा जो है साथ ही उनके पेरोल पे था और अंडमान आइलैंड उधर भेजा गया, काला पानी, वहाँ से माफ़ी वाफ़ी मांग के वापस आ गया। और माफ़ी वाफ़ी मांग के, तो ये बुनियादी तौर पे एक आइडिया की एक आप समझ लें एक जो सोच होती है ना, उस सोच की मौत हुई है दोनों जगहों पे।
दोनों ट्विन सोचें जो पिछली सदी में जिन्होंने जन्म लिया और जो खून आशाम दरिंदगी पे मबनी सोचें थीं, इंसानों को कैसे मारना है, कैसे कत्ल करना है, कैसे कब्जे करने हैं, ठीक है, मतलब एक बदमाश ग्रुप। तो ये जो है, ये देखें आप ज़रा द हिंदू देखें 2016 का 7th स्लाइड, यानी जो गांधी जी का कातिल है वो इनका हीरो है, ठीक है, गांधी जी का जो कातिल है वो इनका हीरो है। अच्छा, उसके बाद 7th स्लाइड जी, उसके बाद 8th स्लाइड देखें कि 370 का हटाना जो है ये अखंड भारत की तरफ एक ख्वाब है। ये इनके बयान आ रहे थे उस वक्त, ठीक है। अखंड भारत है क्या, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि अखंड भारत क्या है, इनको ही पता है, ठीक है। और उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस 10th अगर पढ़ें आप, आरएसएस एंड द आइडिया ऑफ अखंड भारत, यानी इतनी नफरतें इन्होंने घोली हैं लोगों के जहनों में। और ये 2020 में फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, 6th स्लाइड अगर हम देखें, गांधीज किलर इवोक्स एडमिरेशन एज नेवर बिफोर। अच्छा जी, तो ये एक जो सोच थी वो भारत को यहाँ लेकर आ गई, लेकिन ये सोच अब दम तोड़ेगी, ये आप देखिएगा ये सोच, क्योंकि देखें अब ये जो आ गया ना कि हटो बचो, बचाव करो, हमला होने वाला है, डिफेंसिव, अच्छा जी हमारी फौज अलर्ट है, बाहर से कोई हमला हुआ तो हम बचाएंगे अपने आप। आज जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और बहुत कुछ होने जा रहा है इस पूरी दुनिया में, इस खत्ते में बड़े बड़े अहम काम है बहुत सारे, तो वो यहाँ पर आए मीडिएट करवाने के लिए। तो इनकी तरफ से मैसेज आ गया, अच्छा वो ये था कि वो पहले यहाँ आएंगे, यहाँ की मुलाकात उन्होंने की, हमारा बड़ा खूबसूरत बरादर मुल्क है, और यहाँ आने के बाद वो वापस जाएंगे, और फिर पहले तो ये था कि यहाँ से चले जाएंगे दिल्ली, फिर ये हुआ कि नहीं वापस जाएंगे और 8 तारीख को दिल्ली आएंगे। लेकिन दिल्ली की तरफ से मैसेज आ गया कि जी हम आपकी मीडिएशन को कबूल नहीं करेंगे, मतलब हमसे कोई बात ना करे इस वक्त। क्या करे, मतलब नाराज़, गुस्सा शदीद, क्योंकि वो मतलब चलें जो करना है कर लें, देखें ना जो करना है कर लें अपने लोगों के साथ, दुनिया के साथ। पाकिस्तान तो मतलब अलर्ट है इस वक्त, और ये आबी जाहिरियत के खिलाफ दुनिया भर में जा रहा है। अच्छा, अब इसमें सूरत हाल ये है कि यानी जिस दिन ये 7 तारीख को पूरे इंडिया में ये ड्रिल्स शुरू कर रहे हैं, ये वो दिन है जब शी जिनपिंग मॉस्को पहुंच गए होंगे 7 तारीख को, ठीक है, मॉस्को पहुंच गए होंगे शी जिनपिंग। अच्छा, अब इनको कॉल किसकी आई है और कहा क्या गया है, और ये उससे इधर उधर हो क्यों नहीं सकते, और कोशिश करेंगे होने की तो क्या हो सकता है, यानी कोई जाहिरियत मजीद बढ़ाते हैं। वो नासा की तस्वीर आई हैं चंद रोज पहले कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का डैम तामीर हो रहा है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा दरिया जो है उनके ऊपर, और वो डैम इतना बड़ा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, और वो जो डैम है वो इस कदर बड़ा और पावरफुल डैम है कि उसके नतीजे में ये बयान हो रहा है कि जनाब वो नासा का कहना है कि इतना बड़ा डैम है कि शायद वो, ये नासा क्लेम कर रही है कि वो जो ज़मीन की हरकत है उस डैम की वजह से शायद वो थोड़ी सी स्लो हो जाए आगे पीछे कुछ चंद सेकंड, या इतना बड़ा डैम एक तामीर हो रहा है ब्रह्मपुत्रा पे। अब ज़रा वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। उस वक्त ईरान के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसाक डार से जो मुलाकात हुई, इनका दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? जी, वो बात हम कर चुके हैं कि वो मैसेज उनका शायद इंडिया मेडिएशन कबूल नहीं करेगी। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बात करूँ कि दो जो नज़रियात हैं ये उनकी मौत हुई है जो हम बात कर रहे थे। एक नज़रिया जो है वो है जो कि हिंदुत्व का नज़रिया है और जो एक्सट्रीमिज़म, और उधर एक ज़ायनिज़म दम तोड़ गया बिल्कुल। और उसमें आप ये देखें कि जो यानी प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो 13 से 16 तारीख तक, यानी ये अगला जो नेक्स्ट वीक है, मंगल से जुमे तक वो मिडल ईस्ट में होंगे। अच्छा, सऊदी अरेबिया पहले शाम को सऊदी अरब के मेहमान होंगे, अगले दिन सऊदी अरेबिया, जो पहले बात हम कर चुके हैं, जीसीसी ममालिक को वहाँ पे उनके रहनुमाओं को बुलाने की कोशिश हो रही है, और फिर उसके बाद कतर और फिर यूएई।
लेकिन इस दौरान जो है वो हुतीज़ ने जो अटैक किया है बेंगोरियन पे, बेंगोरियन एयरपोर्ट पे, ये मैं एंड ऑफ टाइम्स में बहुत पहले इसका जिक्र हवालों से, मुख्तलिफ हवालों से इसका जिक्र है। ये जिस इलाके में ये कायम है कि वहाँ पे जो है वो हरमजदून होगा, ये जो बयान होते हैं मुख्तलिफ किताबुल फितन में कि सही हदीस में कि ये वो इलाका है हरमजदून में बेंगोरियन एयरपोर्ट के आसपास जहाँ पे इमाम मेहदी कत्ल करेंगे दज्जाल को, फाइनल बैटल होगी। ये सारे ही लोग उस जगह को, यानी तीनों मज़ाहिब जो हैं उस जगह को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं जहाँ पे ये बेंगोरियन के नाम से, जो कि पहला वज़ीर आज़म था और जो ज़ायनिस्ट था और जो मतलूब था मुख्तलिफ जराइम में, जिसमें कत्ल, बम धमाके, ये सारे, और वो उसके नाम से वो इलाका है। लेकिन उस एयरपोर्ट पे पहली दफ़ा जो है वो हुतीज़ ने अटैक किया है, और वो हुतीज़ का अटैक इस तरह से हुआ है कि वो मिज़ाइल गिरे हैं वहाँ पे। और ये देखें ना, ये वांटेड की लिस्ट है, ये फ़लस्तीन की पुलिस फोर्स ढूंढ रही है। और ये जो ग्लासेस में एक शख्स नज़र आ रहा है बिल्कुल अपर लेफ़्ट हैंड पे, ये भी मतलूब है। ये आगे ज़ायनिज़्म के ये उनके रहनुमा हैं, ये वो सारे रहनुमा हैं जिनको फ़लस्तीनी पुलिस इसलिए ढूंढ रही है कि इन्होंने लोगों को कत्ल कर दिया है, गाड़ियों को बम धमाकों से उड़ा दिया है वहाँ पे, ये सारे ये और ये ज़ायनिस्ट हैं। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये जो अटैक हुआ है ये जो हुतीज़ की तरफ से, इस अटैक की सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो अटैक है ये एयरपोर्ट पे, अगर हम उसके विजुअल्स भी देखें तो बेंगोरियन एयरपोर्ट पे ये गिरा और बिल्कुल टर्मिनल 3 के पास गिरा। अच्छा, अब ये गिरा वहाँ पे टर्मिनल 3 के पास गिरा, और ये वो इलाका है जो कि इसराइल और अमेरिका और सारा मगरिब जिस इलाके को इस पूरे कुर्रायत पे सबसे ज़्यादा जिसकी हिफाजत कर रहा है वो बेंगोरियन का एयरपोर्ट है, ठीक है, बेंगोरियन एयरपोर्ट। तो वहाँ पर जो है वो जो उनके डिफेंस सिस्टम्स हैं, पहले तो आयरन बीम से शुरू करें, आयरन बीम को उसने ख़त्म किया, फिर उसके बाद जो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो पैलेस्टीन 2 के नाम से इन्होंने फायर किया है, फिर आयरन बीम को उसने तोड़ा, फिर आयरन डोम को तोड़ा, फिर डेविड स्लिंग को उसने तोड़ा, फिर उसने एरो को 2 को तोड़ा, फिर एरो 3 को, ये सारी लेयर्स जो इसराइल की हैं इन सब को उसने वो तोड़ता हुआ मिसाइल गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हैरान कुन बात है वो ये है कि उसने जो ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, जिसको थर्ड सिस्टम भी कहते हैं, उसको भी, जो दुनिया में सिर्फ 7 बैटरीज हैं, ये अमेरिका का जो सिस्टम है, ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ये थर्ड बैटरी, ये सिर्फ 7 हैं, 7 बैटरीज हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से 2 बैटरीज उन्होंने इसराइल शिफ्ट की हैं, ये ग्वाम पे और साउथ कोरिया और इधर उधर की, और $1 बिलियन की एक बैटरी है, ये भी फेल हो गई। और उनकी तरफ से जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये ऐसे नहीं कि कोई यहाँ से बिल्कुल पड़ोस से आ गया, वो 2000 किलोमीटर, आप अगर इसका देखें, जगह देखें जहाँ से यमन से फायर हो रहा है और इसराइल के बेंगोरियन एयरपोर्ट पे तल अवीव पे गिर रहा है, तो ये 2000 किलोमीटर से ज़्यादा प्रवास करता हुआ वहाँ पे गया और जाके ये गिरा है, और कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में कामयाब नहीं हो सका, सारे फेल, टोटल फेलियर। अब यहाँ से वो जो क्लेम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से कि हमारा जो नया पैलेस्टाइन 2 मिसाइल सिस्टम है वो हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ले गए, ये हुतीज़ कह रहे हैं। वहाँ से ये बात उनकी, इस बात पे अब लोग मानने लगे हैं कि क्या वाकई ऐसा स्टेल्थ सिस्टम उनके पास आ गया है हुतीज़ के पास, जिसके नतीजे में थर्ड सिस्टम भी बेकार हो गया। ये इसराइल के तो छोड़ दें ना, फारिग हैं सारे सिस्टम, लेकिन क्या अमेरिका का वो सिस्टम जो कि 1 बिलियन, अच्छा, तो अब उसका जो यानी रोकने के लिए जो मिसाइल फायर हो रहा है, यानी वो मिसाइल जब ऊपर से आ रहा है तो नीचे से उसको रोकने के लिए मिसाइल फायर होते हैं ना, तो वो जब जो अर्थ एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहा है तो उसके बाद ऊपर ही कोशिश होती है कि ऊपर ही उसको सरफेस में उसको तबाह कर दिया जाए, तो नीचे से भी मिसाइल फायर होता है। मिसाइल को नाकाम बनाने का मतलब ये तो नहीं कि मिसाइल वापस चला जाता है यमन, उसको नाकाम इससे ना बनाते हैं ना कि फ़ज़ा में उसको तबाह करते हैं, नीचे से एक दूसरा मिसाइल फेंकते हैं जिसके नतीजे में वो तबाह हो जाए। ये देखें ना, इस तस्वीर में इनकमिंग थ्रेट है और वहाँ से वो मिसाइल आ रहा है। इस तस्वीर को अगर हम देखें, एक मिसाइल उधर से आ रहा है, एक इधर से हुआ, तो वो दरमियान में फ़ज़ा के अंदर वो मिसाइल तबाह हो गया। ये डिफेंस सिस्टम है।
अब सवाल ये है कि जो यहां से मिसाइल जा रहा है जी, जो जो नाकाम होते जा रहे हैं सारे, उस एक मिसाइल को रोकने के लिए एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने मिसाइल फायर हुए होंगे और उसके नतीजे में वो मिसाइल नहीं रुक रहे और वो जाके, और पिछले ये सिर्फ 3 हफ्तों के दौरान बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अभी उसकी सही फिगर नहीं है सामने, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इसराइल को बचाने के लिए पैसा खर्च हो गया। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का पैसा है, जेल में रखें। वो जिसके लिए कभी टैरिफ लगा रहे हैं, वो जिसके लिए कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अच्छा, स्टीफन मिलर जो हैं, ये उनके नए गालिबन अभी तक जो इतलात हैं वो नए उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे, ये वाइट हाउस में सर्व कर रहे हैं। सही। और स्टीफन मिलर जो हैं ये वाहिद शायद शख्सियत होंगे जो उनके पहली टर्म में भी बड़े उनके करीब रहे, पहली टर्म में पूरी टर्म 4 साल की, और फिर अब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो स्टीव विटकॉफ नहीं, इनका नाम भी अब चल रहा है स्टीफन मिलर की। तो अनाउंसमेंट हो जाती है तो फिर हम उस पर बात करेंगे। बड़े करीब हैं, और ये इनका जो फोकस है, ये जो क्रैकडाउन है ना इमिग्रेंट्स का और बाकी लोगों का, और ये सारा, और वो कुछ इतना ज़्यादा हो गया है कि रॉयटर्स ये खबर दे रहा है 26 के अमेरिकन ने भागने शुरू कर दिया वहाँ से सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए अमेरिका से। 26 फ्लाइट अमेरिकन जो हैं वो एक ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी पुरसकून बजाय इसके घर पे छापे पड़े, ये वो वहाँ जा रहे हैं। एनीवे, अच्छा, अब ये है कि जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना, एक तो ये है कि उसको रोकने में ये नाकाम हो गया सारा सिस्टम अमेरिका का और इसराइल का। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, मतलब जदीद तरीन क्या, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना, कि आप साउथ कोरिया से, वहाँ से आप USS ट्रूमन लेकर आए, उसको जहाज़ F-18 गिर गया नीचे। मतलब एक अजीब गन बजा हुआ है ना मतलब है कि वो जहाज़ गिर गया, फिर आपने जवाबी स्ट्राइक की, उन्होंने आगे से बेंगोरियन पे फेंक दिए मिसाइल इसराइल पे। कोई अरब मुल्क नहीं रोक रहा, अब ये ध्यान में रखें। अब कोई अरब मुल्क नहीं रोक रहा रास्ते में, अब मिसाइल डायरेक्ट जा रहे हैं, और कोई अरब मुल्क रोकेगा भी नहीं। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में तो एक तो ये हो गया कि वो मिसाइल्स का खर्चा, फिर ये इसराइल को अपने डिफेंड कितना कर रहे हैं आप, कहाँ तक जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसको एक मतलब लाइबिलिटी बन गया ना, जैसे वहाँ लाइबिलिटी, मोदी सरकार लाइबिलिटी बनी हुई है। अब मतलब है कि वहाँ पे आप मतलब है कि अब पूरे ब्लैकआउट करेंगे, हम तो मशकें करेंगे, तो ये करेंगे, तो हमें तैयारी करेंगे, हम जब हमला करेंगे तो पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा, तो उस जवाबी हमले के लिए हमें तैयार होना है। तो ये ड्रामेबाजी हैं। हमला कर दें भाई, या तो कर दें हमला, ठीक है ना। तो ये है कि अभी वो लेकिन ये कि एक हिजान बपा वहाँ पे किया, और पानी रोक दिया तो देखें पाकिस्तान के अंदर पानी कम हो गया, तो ये हो गया, होगा। लेकिन वो कहाँ गया, वो देखें ना, अभी ये इनकी ब्रेकिंग चल रही है, 42nd काइनेटिक एक्शन डिले हो गया। मैंने कहा ना, शटअप कॉल आ गई है वहाँ से, ये 42nd, ठीक है, शटअप कॉल आ गई है कि बस ये और ये भुगतेंगे आगे जाके। असल बात ये है कि एक सोच का खात्मा हो रहा है भारत के अंदर, ठीक है। इंडिया डिलेज काइनेटिक एक्शन, ये द राइट स्टैंड। अब ये जनाब ठीक स्टैंड हो गया कि बहुत अच्छा है, चलें जी, मुबारक हो, आप नहीं कर रहे काइनेटिक एक्शन। लेकिन ये है कि असल तो शटअप कॉल आई है ना। और अब ये है कि वो जनाब एक पुलिस वाले को, अब वहाँ पर पुलिस वालों को उनके तबादले शुरू किए हैं, तबादले, ट्रांसफ़र, इसको पोस्ट वहाँ कर दिए, इस थाने से वहाँ पोस्ट कर दिए, बड़े जनाब पता नहीं खुदा जाने क्या एक क्योस खड़ा किया हुआ है। सवाल ये कि उस दिन हुआ क्या है, फॉल्स फ्लैग या सिक्योरिटी लैप्स। तो वो तो इस्तीफे बनते हैं ना सारे, मतलब पहले दिन से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग नहीं है तो फिर सिक्योरिटी लैप्स से, फिर इस्तीफा दे के सारे लोग घर को हमला करेंगे, फ्लां करेंगे, मार देंगे, चुन चुन के मारेंगे, पर ये करेंगे, वो करेंगे। आखिर में ये कि सारे 7 तारीख को जिस दिन शी जिनपिंग जा रहे हैं वहाँ पे मॉस्को, तो वो वहाँ पे उस दिन जो है ड्रिल्स, मतलब लोगों को हिजान बपा किया हुआ है इन्होंने। इसमें से वो प्रॉपर जो आप समझें कि मसीही, सिख, हिंदू, सारे मज़ाहिब के लोग, मुसलमान, इस क्योस में, ये जो ज़ायनिज़म और ये जो हिंदुत्व और ये तो इन्होंने बिल्कुल जाके अजीब सा एक बना दिया ना वहाँ पे। तो उससे निकलेंगे, खुद लोग निकलेंगे और रोशन ख्याल लोग सवाल उठाएंगे, निकलेंगे इस पूरे चक्कर से। और ये कि हिंदू मुस्लिम साजिश लड़वाने वाली बात, अच्छा कलमा पढ़ो, ये पूरी जो इन्होंने कहानी उस दिन ड्राफ्ट की थी वो अब बेकार हो गई सारी। अच्छा, अब दूसरी जो बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो असल इशू ये है कि एक तो पैसे का ज़या इसराइल को बचाने के लिए, दूसरा ये कि जब भी आप मिसाइल फायर कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि ट्रंप के दिमाग में एक और चीज़ है पैसों के अलावा, वो है क्रिटिकल अर्थ या रेयर, क्रिटिकल अर्थ और रेयर अर्थ मिनरल्स। तो जितनी दफ़ा आप मिसाइल फायर कर रहे हैं या वो बैटरीज को दे रहे हैं, उनको चला रहे हैं, तो ट्रंप के जहन में ये भी आ रहा है साथ साथ, पैसा कितना, इतना,
कितने मिसाइल फायर हुए, इतने हुए। अच्छा, अब तक कितनी इमदाद जा रही है उनको, इतनी इमदाद जा रही है। फ़ायदा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये हर मिसाइल में क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स कितने होते हैं, इतने होते हैं जनाब। रेयर अर्थ मिनरल्स कितने होते हैं, इतने होते हैं। ये ज़ाया हो गए सारे, जी ज़ाया हो गए। तो अमेरिका के लिए क्या है, अमेरिका फर्स्ट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन था ना, वो सर वो पता नहीं इसराइल को बचाते बचाते ख़त्म ही हो जाए शायद सारे। ये भी तो सोच है ना प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में, ठीक है ना। मेक इसराइल ग्रेट अगेन तो नहीं था ना, नहीं। अच्छा, मतलब वो भी उधर भी MIGA मीगा और इधर भी एक मीगा, ये भी मीगा का लेके गए थे ना मोदी जी वहाँ पे कि जी मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और वो मेक इसराइल ग्रेट अगेन। तो वो दोनों ने जो चूरन बेचा वो दोनों फारिग हो गए। तो यहाँ से इनके लोग यकीनन उठेंगे और सवाल उठाएंगे। मैंने जो आपसे बात की ना कि ये जो पानी का अभी था, सोचें क्या होगा, क्या कैसे क्या होगा, ये उस वक्त से डरें कि ये इंडस कहाँ से निकलता है। मैंने कहा ना ब्रह्मपुत्रा से, जहन में रखें अपने। और दूसरी जो बात है वो उसके साथ ही बड़ी अहम बात यह है कि बेंगोरियन एयरपोर्ट पे अटैक का मतलब है कि अमेरिका डिफेंड करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। तो इसराइल ने आखिरी, वो होता है ना आखिरी बिल्कुल, कि जी हम ट्रंप का दौरा जब ख़त्म होगा तो ट्रंप के दौरे के ख़त्म होने के बाद हम गज़ा में जाहिरियत करेंगे और ऑक्युपाई करेंगे दोबारा गज़ा को, और गज़ा में हम चढ़ाई कर देंगे। लेकिन कब करेंगे, जब ट्रंप आगे वापस चले जाएंगे, क्योंकि इसी बहाने हो सकता है ट्रंप हमें फ़ोन कर लें, उनका कोई बंदा फ़ोन कर ले, उन्होंने कहा पैती है शायद जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस है वो शायद इसराइल टच डाउन करें एक आध दिन के लिए। लेकिन ये सऊदी अरेबिया में हो रहा है, ये कतर जा रहे हैं, वो कतर जा रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, उनकी ईरान के साथ टॉक्स आ रही, दरमियान में वो फारिग हो गया उनका NSA जो जासूस था वो फारिग हो गया, दूसरे स्टीफन मिलर, बाकी लोग सारे आ रहे हैं। ये लॉयल क्यों है कि ये डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट्स के लोग नहीं हैं, ये उनके दोस्त हैं, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप के दोस्त हैं। डीप स्टेट किस लिए नहीं है, दोस्त हैं, कारोबार करते हैं, अपना पैसा है, उनके दोस्त हैं, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उन लोगों को नहीं उठा रहा है वहाँ से जो कि उनके मुख्तलिफ स्टैब्लिशमेंट्स में, जी इसके पास 25 साल तजर्बा है फलाने महकमे का, तो इसके पास ये उस दौर में लगा था, तो ये देखे ना उस दौर में लगा था, ये बड़ा अच्छा बाबू है। तो सारे बाबुओं को फारिग करके उसने जिन पे वो इतमाद कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको रखा है पास, और जिसकी स्टीव विटकॉफ एक मिसाल है। अब इशू ये सारा कि ये यहाँ पर ये और ये यहाँ तक चले गए, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हिंदुत्व की मुझे तो बड़ी बाज़ दफ़ा हैरत भी होती है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि ये यहाँ तक गए मगरिब को खुश करने के लिए कि इन्होंने LGBT को भी जायज़ करार दे दिया। अगर हम वो रिपोर्ट दिखा सकें रॉयटर्स की स्लाइड, तो LGBT को इन्होंने जो है वो जायज़ करार दे दिया था कुछ अर्सा पहले। इनका कहना ये था इंडिया में LGBT जायज़ है, ठीक है। अच्छा वो जी ठीक है, LGBT को इन्होंने जायज़ करार दे दिया था इंडिया में, ये हिंदुत्व है, ठीक है। अच्छा, अब मैं नहीं समझता कि जो हिंदू हैं वो उनका एक अपना बहुत हो सकता है, लेकिन मजहबी तौर पे इसको कर देना ये तो बड़ी अजीब सी बात है। 12 मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये फारिग हो गए यहाँ से, उधर से वो फारिग हो गया बंदा। साथ ही जो चाइना है, चाइना ने इजिप्ट के साथ, चाइना इजिप्ट वो जो बिल्कुल आप समझ लें कि अमेरिका का इत्तेहादी, ज़बरदस्त इत्तेहादी रहा, कई दफ़ा साथ रहा, वो उन्होंने और चाइना ने, ये ध्यान में रखें कि ब्रिक्स में इजिप्ट चला गया, उन्होंने एयरफोर्स, भरपूर एयरफोर्स की पहली मशकें की हैं एक साथ। और वो जो मशकें हैं, अगर हम 28 स्लाइड देखें तो उसमें J-10C फाइटर्स, 28 YU-20 एरियल टैंकर्स, KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, ये ज्वाइन किया है इन्होंने उस ड्रिल को, ठीक है। ये अच्छा, ये इजिप्ट है जी, ये इजिप्ट है। कहाँ इजिप्ट है और कहाँ चाइना है? और ये जो ड्रिल्स हो रही हैं तो जाहिर है इजिप्ट के चाइना के करीब आने का मतलब ये है कि वो जो इथोपिया में डैम का इशू था और बाकी सारे इश्यूज थे वो भी ख़त्म हो गए, वो चाइना बना रहा है। और ये जो इजिप्ट और चाइना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये किसके अगेंस्ट कर रहे हैं और यहाँ फारिग कौन हुआ है? ये इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है उन्होंने, नेशनल इंटरेस्ट बड़ा जरीदा है अमेरिका का, 29 द माइटी F-16 जस्ट लॉस्ट टू चाइना
J-10 बट नॉट इन द बैटल। देखा बैटल में नहीं, जब अच्छा चाइना ने मना किया, चाइना का इनकार आया कि हमने फरोख्त नहीं किया जहाज, लेकिन बहरहाल वो एक्सरसाइजेज में तो हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये डील विल, यानी F-16 वहाँ फारिग, चाइना पहुँच गए कहाँ पर, आप सोचें कि इजिप्ट के साथ वो। अब मुझे आप ये बताएं कि पहले तो हुतीज ने भुरकस निकाल दिया ना ये नेतन्याहू को, और उधर वो बैठ के ट्रम्प ये सोच रहा होगा कि भाई ये मेरे ये क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स और ये और वो फलाना, उधर वो जनाब पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से मुलाकात हो जाए ट्रम्प और पुतिन की सऊदी अरेबिया में। लेकिन आज इसके लिए बड़े अरब ममालिक भी कोशिश करें, बहुत कोशिश हो रही है कि यानी शी जिनपिंग वापस जाएं, तो उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो सऊदी अरेबिया आ जाएं, और सऊदी अरेबिया में या कतर में या UAE में, क्योंकि इन मुल्कों ने बड़ी कोशिश की है दरमियान में, बहुत कोशिश की है। यानी आप देखें ना, जंगों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कितना रोल प्ले किया सारे मुल्कों ने। और तो यहाँ पर कहीं पर प्रेसिडेंट पुतिन आ जाएं, और ये मैं तास को कोट कर रहा हूँ कि ट्रंप में मीट विद पुतिन इन सऊदी अरेबियन में, ये काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही है, 22nd स्लाइड में, लेकिन क्रेमलिन ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की कि क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये बात तो देखें ना, तास की खबर है, और मतलब उनकी अपनी तरफ से खबर आई है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन सारा का सारा जाना जो है, अच्छा ये इन्होंने जो वहाँ पर एयरलाइंस को बंद करने का कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने कहा है, यमन की तरफ से ये कहा गया है कि जी आप जो हैं वो टोटल यानी कॉम्प्रिहेंसिव एयर ब्लॉकेड इसराइल का, ठीक है, एग्जैक्ट जो वर्ड है उनका वो है कॉम्प्रिहेंसिव एयर ब्लॉकेड इसराइल का कर दिया जाए, और तमाम एयरलाइंस अपनी परवाज़ें वहाँ से ख़त्म करें, और कोई मुसाफिर बरदार त्यारा अगर दरमियान में आता है इसराइल जाने के लिए तो वो निशाना बन सकता है, और वो निशाना बन सकता है। और उसके बाद जो है वो अभी साथ ही इसराइल मीडिया अजीब कोट कर रहा है, ये देखें ना, ये मोदी सरकार क्या, ये 17 स्लाइड अगर हम देखें, ये जनाब वहाँ अबू धाबी में फंस गए, वो इंडिया से जहाज़ जो था वो क्रेजी, वो चीख रहे हैं वहाँ पे, वो मतलब है कि अजीब मामला हुआ। तो बहुत सारी फ़्लाइट्स रुक गई हैं उधर बेंगोरियन एयरपोर्ट पे, और वहाँ पर उसकी वजह से अमेरिकन ये सोच रहे होंगे इस वक्त कि हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट यानी USS हैरी ट्रूमन, उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उधर जनाब बेंगोरियन पे अटैक हो गया, और उधर साथ ही आपका थार्ड सिस्टम फेल हो गया। देखिए ना, जो थार्ड सिस्टम का फेल होना है ना, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उसके ऊपर जो है ये इसको बिल्कुल लाइटली इसलिए नहीं लेना चाहिए कि डिफेंस की दुनिया में, आज की दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी ये 14 देखिए ना, CNN इसको कैसे प्ले कर रहा है। इसराइल फेल्स टू इंटरसेप्ट 14th स्लाइड, intercept Houthi missiles targeting the main airport, showing the limits of US efforts to weaken the group. वीकन का इशू तो एक तरफ है ना, इशू ये है कि भाई जो जाया उस ग्रुप का वीक होना तो छोड़ दें आप, सवाल ये है कि आपका पैसा कितना खर्च हो रहा है, और आपका मिसाइल की, और आप तमाशा क्या दुनिया में बन गए हैं सारे। और इंडिया में जो है वो खिलौना राफेल लेके उनके पार्लियामेंटेरियन सब शुरू हो गए। तो ये है कि ये इस पूरी मेरे ख्याल से जो भी सूरत हाल है पूरी दुनिया की, इसमें से एक अच्छी सोच आगे निकल के सामने आएगी। लोगों ने जाने दी हैं, लोगों ने भुगता है बहुत ज़्यादा, गज़ा में लोग शहीद हुए हैं बहुत बड़ी तादाद में, बाकी जगहों पे दुनिया भर में। इन्होंने हुती ने सिर्फ गज़ा शर्त नहीं रखी, सीरिया भी रखी है साथ, कि इसराइल जो सीरिया में कर रहा है वो भी बंद करें। अहमद शारा मैंने कहा ना, ये इन्होंने लेबनान, गज़ा और सीरिया तीनों मिला दिया है कि तीनों, और इनको भी तो कहीं से टेक्नोलॉजी आ रही है ना, रियल टाइम टेक्नोलॉजी कोई हुतीज़ को भी तो दे रहा है ना। तो बहरहाल ये देखते हैं कि क्या सिलसिला, लेकिन ये है कि इस वक्त कोई किसी किस्म के ये मशकें जो भी करना है करें, अपने लोगों से खुल के बात करें, लेकिन ये है कि इसकी तहकीकात वगैरह करवाएं। और ये जो पानी बंद हो गया, देखें सोचें आगे क्या होगा, चंद दिनों में क्या होगा, मतलब है कि कम हुआ है, इतना भी कम नहीं हुआ जितनी हमारी तरफ से खबर जाती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से वो भी कोई हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई एक आध बयान दें ताकि हम आज तो मीडिया चला सकें ना, अपना कोई ना कुछ करें अपनी तरफ से, तो हमारी तरफ से चली जाती है तो फिर वो उधर एक भटकती आत्माएं। बहरहाल एक सुकून आना चाहिए और जंगों से दूर जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वहाँ पे जो कत्लेआम हुआ है मकबूजा कश्मीर में वो कैसे हुआ सयाहों का। तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।